हेल्थ इंडिया से रमन अग्रवाल। आज के शो में हम घुटनों के दर्द के बारे में चर्चा करेंगे। यह घुटनों का दर्द आजकल की भागम दौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर हर आदमी के जीवन का आम हिस्सा बनता चला जा रहा है। यह एक आम हिस्सा क्यों बन रहा है, हर आदमी जोड़ों के दर्द से क्यों परेशान है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के प्रमुख अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपने लिगामेंट इंजरी के ऊपर राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की है, हाल ही में पीएचडी की है। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस शो के अंदर। कृपया बताएं। नमस्कार रमन जी। ये घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता चला जा रहा है आजकल की जीवन शैली में? मुझे लगता है रमन जी, आज हमारे इस समय में पहले हम ये देखते थे कि हमारे यहाँ घुटनों की तकलीफ़ केवल दादा दादी या ओल्ड एज के लोग बात करते थे, पर अब ये प्रॉब्लम मुझे यंग एज में युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही है। इसका मुझे सबसे जो प्रमुख कारण लगता है जीवन शैली। आजकल हमारा जो वॉकिंग चलना बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि हम आजकल मैक्सिमम टाइम हम अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैठ के वहीं पर ही हम थोड़ा सा चलते हैं, कैफेटेरिया होता है वहाँ पे चाय पी लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा कारण जो लगता है मुझे है कि वो आहार, हमारा फूड हैबिट्स क्या है, हम कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन कितना है। तो ये सब फैक्टर्स मिलजुल कर हमें अब इस प्रॉब्लम को, जो कि हम पहले ओल्ड एज में देखते थे और वो हम आजकल अर्ली एज में या युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही है। तो युवा वर्ग जो है इसको नजरअंदाज करता चला आ रहा है, इसके पीछे की क्या कारण है? अब हम क्या है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना वो इस तरीके से हो गई कि हम हमारा अभी मेनली जो फोकस हो रहा है, हम अपने वर्क को लेके हो रहा है। हम अपने जो सारी गतिविधियां हैं हमारी ओरिएंटेड हो रही है अपने ऑफिस वर्क को लेकर, पैसा कमाने और कैरियर ओरिएंटेड अभी हम ज़्यादा हो गए हैं। हमारा हेल्थ जो है वो सेकंड स्टेज पर आ रहा है। इसके कारण से हम कुछ चीज़ों को, जो हमारी हेल्दी हैबिट्स थी, वो छूटती जा रही है। क्योंकि अब आप देखिए, अगर हम बात करें कॉल सेंटर्स में, जिसमें कि एक नाइट ड्यूटी होती है और पूरे पेशेंट हमारे लोग बागों को, हमारे युवा वर्ग को जगना पड़ता है रात भर और दिन में वो सोते हैं, तो उसके कारण से उनका वर्कआउट जो कि मॉर्निंग वॉक है वो सब छूटता जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स हो गए हैं, जिसके कारण से हम अपने हेल्दी हैबिट्स को छोड़ते जा रहे हैं या छोड़ रहे हैं या छोड़ना पड़ रहा है, उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, मैंने कई संस्थाओं में, मीडिया कर्मी में, कॉल सेंटर्स में सर्वे किया। वहाँ पर देखने में आया कि लोगों की जेब के अंदर पेन किलर्स होती है। जनरली आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक ये अपनी जेबों में रखे रहते हैं और लंबे समय तक उसका सेवन कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे देश में जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती है, हर किसी को एक्सेसिबल है हर तरह की दवाई लेना, ये बहुत गलत है। कुछ हद तक तो कभी कभार दवाई लेके आप अपने दर्द को दबा तो सकते हैं, पर जब वो आदत बन जाती है और आप रूट कॉज को नहीं देखते कि ये घुटने में दर्द क्यों हो रहा है, आपने दर्द की दवाई लिया, वो दर्द सप्रेस कर दिया, पर जो मेन कारण था, जो कि दर्द क्यों हो रहा है, उसको आपने नज़रअंदाज किया और फिर कुछ समय के बाद में वही जो छोटी सी समस्या है वो बड़ी होकर मिलती है। तो मुझे लगता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन से आप जाके खुद दवाई की दुकान से दर्द की दवाई लेते हैं, वो गलत है। कभी कभार तो ठीक है, पर जब वो लंबे समय तक और कंटिन्यूस आदत बन जाए तो वो खराब है। ये लंबे समय की क्या परिभाषा है डॉक्टर साहब? लंबे समय की परिभाषा यह है कि अगर आपको 10-15 दिन से लगातार घुटने में दर्द बना हुआ है और डेली दर्द की दवाई खानी पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग तो सालों तक तो गलत पेन किलर्स ले रहे हैं। तभी तो मेरे पास में ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जिनके घुटने बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, या फिर वो स्टेरॉइड, आजकल हमारे देश में बहुत सारे जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है या क्वैक्स हैं, वो स्टेरॉइड की टैबलेट खाते हैं। उससे पेशेंट्स को दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पर कुछ सालों के बाद में देखते हैं कि हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, घुटने बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। उसके कारण से वो जब हमारे पास में पहुँचते हैं तो उनका चलना मुश्किल हो जाता है और वो समस्या बहुत ज़्यादा है। दरअसल डॉक्टर, इसके साथ साथ एक समस्या ये भी जुड़ी हुई है कि लोग बाग को पास जो इस तरह की जॉब के अंदर कैरियर ओरिएंटेड जुड़े हुए ना, डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं होता है। कुछ ऐसा सुझाव दें कि कुछ उनको सेल्फ अपने घर में रह करके भी कुछ ऐसा उपचार या एक्सरसाइज कर सकें ताकि उनको रिलीफ मिल सके।
मुझे लगता है सबसे पहले खुद के लिए समय निकालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के समय के लिए निकालना समय एक्सरसाइज के लिए, वॉक करने के लिए। मेरा सजेशन रहता है कि कम से कम डेली कोशिश करके 25 से 30 मिनट की वॉक तो करें। जब तक ब्रिस्क वॉक होगा तो उससे आपकी मसल्स, बोन्स का टर्नओवर अच्छा रहेगा, उनका कैल्सिफिकेशन मेंटेन रहेगा, और मसल्स अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग है तो जॉइंट की लाइफ भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले कोशिश करके कम से कम 35 मिनट की डेली वॉक करें। उसके साथ में न्यूट्रिशन का विशेषकर ध्यान रखें और कैल्शियम रिच डाइट वो लें, फ्राइड जंक फूड का अवॉइड करें, प्रोटीन लें, क्योंकि हमारे देश में गेहूँ चावल ये बहुत है, प्रोटीन बहुत कम है क्योंकि मोस्टली हम वेजिटेरियंस हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से, गुड क्वालिटी प्रोटीन डेफिशिएंसी से मसल्स वीक रहती है और सारा लोड जॉइंट पे पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपने यंग पॉपुलेशन को किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम से, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट से उस चीज़ को डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि युवा अपने आप को घुटनों के दर्द से कैसे बचा सकते हैं। उनका अल्टीमेट संदेश यही है कि युवा वर्ग करियर के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालें। अगर फिर भी आपका दर्द ठीक ना हो तो अपने अस्थि रोग विशेषज्ञ से, दर्द रोग विशेषज्ञ से जरूर अवश्य संपर्क करें। डॉक्टर साहब, अब बताएं, आप अपने अब तक बताया युवा वर्ग के बारे में, अब बताएं आप बुजुर्गों के लिए क्या कहना है आपका, कि बुजुर्ग अपने घुटनों के दर्द का क्या समाधान करें। हाँ, हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एज के कारण से जो उनको घुटनों में दर्द हो रहा है, टेढ़ापन हो रहा है, किस एज के ऊपर अपन मानते हैं कि बुढ़ापे की जो बीमारी कही जा सकती है इसको? ये एक सर्टेन गाइडलाइन या कोई लिमिट नहीं है। हम ये मान के चलें 55 से 60 साल के उम्र के लोग, पेशेंट्स जिनको कि आर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है, उनमें स्पेशली इस एज में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो अपने डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लें और कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बॉडी से एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का नहीं हो पाता तो उनको एडिशनल डाइट लेनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका वॉक कम हो रहा है तो कुछ स्प्लिंट्स लगा के वॉक ज़रूर करें। ये गलत भ्रांति है कि अगर घुटने में दर्द हो रहे हैं तो आप चलना कम कर दें और घुटने कम घिसेंगे, ये गलत है। मुझे लगता है कि अगर हम चलना कंटिन्यू जारी रखेंगे तो मसल्स भी मजबूत रहेगी, बोन में रीमॉडलिंग अच्छी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस अगर है पेशेंट में, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उनको जॉइंट पेन भी ज़्यादा होता है। तो ओल्ड एज पॉपुलेशंस के लिए ज़रूरी है कि अपना वॉक छोड़े नहीं, कैल्शियम रिच डाइट लें, एक्सरसाइज करें और घुटने की मसल्स को मजबूत रखें। जैसे कि वॉकिंग में आम परिभाषा आती है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग और रनिंग, इसके बारे में आपको क्या कहना है? रोग की अवस्था के हिसाब से या कुछ आपके डेफिनेशन अलग है? एज के हिसाब से अलग अलग है। ओल्ड एज पॉपुलेशंस के लिए मुझे लगता है ब्रिस्क वॉक काफ़ी है, वो है बहुत है उनकी मसल्स को और जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। यंग पॉपुलेशन को जिनको आदत है वो रनिंग करें, जॉगिंग इज़ नॉट गुड, पर ब्रिस्क वॉक और रनिंग एज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर की सलाह से। ट्रेडमिल मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको नीज में प्रॉब्लम है, आपको घुटने में दर्द होता है तो ट्रेडमिल ना करें, ट्रेडमिल नहीं करनी। और हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वीक में 5 दिन करें, 2 दिन उसको चेंज कर लें। अच्छा। जिससे कि एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरी आपको ना हो, या कोई स्पोर्ट्स के इंजरी ना हो तो फिर आप उस स्पोर्ट्स को 5 दिन खेलें और 2 दिन दूसरा खेलें, जिससे कि आप स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। बुजुर्गों को, बहुत से लोग का लंबे समय तक जो अपने दर्द को पाले रहते हैं और पेन किलर ले रहे होते हैं, या ये जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, आहार विहार, कैल्शियम ले रहे होते हैं, कि ऐसी कौन सी अवस्था आती है जबकि नी रिप्लेसमेंट द्वारा उनको आराम दिलाया जा सकता है? सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, दवाई लेने के बाद भी अगर उनको लगता है कि उनको चलना मुश्किल हो रहा है, चलने में टेढ़ापन आ गया है, घुटने में सूजन आ गई है, रोजिना दर्द की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है, और एक्सरे कराने पे ऐसा लगता है कि जॉइंट स्पेस कम हो गया है, बोन टू बोन रब करने लगा है, तो ये राइट समय है जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर आपके नीज बैंड हो गए हैं और उसके साथ आप चल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैक में भी पेन स्टार्ट हो जाता है और स्पॉन्डिलोलिटिक चेंजेस आने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि लोग बाग नी रिप्लेसमेंट के नाम से बहुत डरते और घबराते भी हैं।
नी रिप्लेसमेंट ऐसी क्या प्रक्रिया है, इससे कब तक बचा जा सकता है और आप बताएं कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बचने का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है अच्छा। पेशेंट को, घुटने का टेढ़ापन हो गया, चलने में दिक्कत हो रही है, तो नी रिप्लेसमेंट से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट क्या जटिल प्रक्रिया है कि सामान्य नहीं, सरल अब है? तो ये नी रिप्लेसमेंट आप ये मान के चले प्रूवन सर्जरी है, क्योंकि इतने सालों से पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है। भ्रांति यह है कि इसमें पेशेंट्स को लगता है कि पूरा हड्डी हटा के उन आर्टिफिशियल जॉइंट लगाता है, ऐसा नहीं है। केवल कैप चढ़ाई जाती है जो डैमेज पार्ट हो गया है कार्टिलेज का। सर इसको थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके समझाओ सर। नी आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस बेसिकली घुटने में जो कवरिंग होती है पेनलेस कार्टिलेज, वो डैमेज हो जाता है और हड्डी आपस में रगड़ खाती है। तो जब घुटने के दोनों हड्डी दूर दूर है तो कोई पेन नहीं होता, जब ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है ये रगड़ खाती है। तो नी रिप्लेसमेंट में ऊपर फीमर बोन पे और टिबिया पे कैप चढ़ा देते हैं मेटल की कैप जिससे स्मूथ हो जाती है। जिससे स्मूथ हो जाती है। बीच में एक प्लास्टिक डाल देते हैं जो अलाइनमेंट ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद में वो रगड़ नहीं खाते। जब पेशेंट का नी स्ट्रेट हो जाता है, तो चलना सीधा हो जाता है, तो सारी मसल्स और स्पाइन प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, तो फिर पेन अपने आप से ठीक हो जाता है। और नी रिप्लेसमेंट अब धीरे धीरे इतना एडवांसमेंट हो रहा है, जॉइंट और सर्जिकल टेक्निक इतनी एडवांस हो रही है कि पेशेंट को सेम डे नेक्स्ट डे चला देते हैं और बिना आजकल उसके अंदर एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें लिगामेंट और टेंडन को कट नहीं करते हैं। तो इस तरीके की एडवांस टेक्निक, एडवांस एनेस्थीसिया और एडवांस इम्प्लांट से नाउ नी सर्जरी बहुत सेफ सक्सेसफुल हो गई है। और मुझे लगता है कि ओल्ड एज प्रॉपर पेशेंट इंडिकेशन के साथ में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ओल्ड एज पॉपुलेशंस के लिए। तो सब क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं क्या? नी रिप्लेसमेंट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई साइड कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है डॉक्टर साहब? इसकी शेल्फ लाइफ एक अच्छे से सर्जरी की गई है तो एक नी रिप्लेसमेंट 15 से 20 साल आराम से सर्वाइव करता है जो। अच्छा, छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो इसको दोबारा भी किया जा गाइड सकता है। यस, रिवीजन इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कई बार कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम हम उस प्राइमरी जॉइंट को निकाल के उस पर बीच में स्पेसर डाल देते हैं और उसके कुछ समय के बाद में वापस एक नया जोड़ डाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब का संदेश ये है कि दर्द भरी जिंदगी के बजाय नी रिप्लेसमेंट करा लेना, जो कि एक बहुत ही सरल और सामान्य प्रक्रिया है और जिंदगी को दर्द रहित किया जा सकता है, तो इस बारे में अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें कि नी रिप्लेसमेंट से आप जिंदगी कैसे स्मूथ बना सकते हैं। और हो सकता है आपको ऐसे भी नुस्खे और उपाय, मेडिकेशन मिल जाए कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना भी ना पड़े। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही Yes, बिल्कुल। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखते हैं, उसमें एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करते हैं, डाइट हेल्दी रखते हैं और अपने पेन को नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि सबसे दूसरा रीज़न ये आता है कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर द काउंटर जो दर्द की दवाई लेते हैं वो अपने एक्चुअली में अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत समय देखा गया है, जैसे मेरे पास में यंग पेशेंट आते हैं 18, 20, 25 साल के, जिनके पास में दर्द की दवाई रहती है, उनके लिगामेंट इंजरी हो गई, कार्टिलेज इंजरी हो गई या मेनिस्कस। अब वो दर्द की दवाई लेके अपनी उस प्रॉब्लम को और वर्सन करते हैं और फिर धीरे धीरे जाके उनका जॉइंट आर्थराइटिस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने पेन को नज़रअंदाज ना करें और उसको अगर वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा तो अपने सर्जन से सलाह लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश आप देना चाहेंगे? मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि समय पर इलाज, प्रॉपर इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट ना करें, डिले ना करें, क्योंकि प्रॉपर इलाज प्रॉपर टाइम पर हो तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, दूसरे स्पाइन की प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनको बढ़ने से रोक सकते हैं। अस्थि रोग विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसके अंदर फ्रोजन शोल्डर हो गया, हिप पेन हो गया, नी पेन हो गया, रिस्ट पेन हो गया, एडी का दर्द हो गया, कई तरह की फ्रैक्चर्स की समस्याएं हैं, स्पोर्ट्स इंजरी है। इस बारे में हम छोटे छोटे आपको एपिसोड के बारे में हर बार, हर कड़ी के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ देते रहेंगे। अस्थि रोग से संबंधित आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप निम्न नंबरों पर भी डॉक्टर राजीव गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा भी आप अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं।
आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपने बहुमूल्य जानकारी द्वारा हमारे दर्शकों को बताया कि अस्थि रोगों के दर्द से कैसे बचा जाए। थैंक यू रमन जी, थैंक यू।